नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और हमेशा की तरह रोज सुबह 6:30 बजे मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूं। आज भी मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। बट ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक जरूर देखें और जो भी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। और आपने इससे पहले कि अगर करंट अफेयर्स की एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। आप चाहे तो मंथली वाइज भी वीडियोस देख सकते हैं, आप चाहे तो डेली वाइज भी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए अपने जो है आज के डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां शुरू किया गया है? वेयर हैज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, ऑप्शन बी एयरफोर्स स्टेशन रजोकरी, ऑप्शन सी एयरफोर्स स्टेशन सुलूर या ऑप्शन डी एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकुंडा। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं कि कहां पे भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है एआई इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो उद्घाटन किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी एयरफोर्स स्टेशन रजोकरी। जी, ये जो एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एयरफोर्स स्टेशन रजोकरी में लॉन्च किया गया है। एयरफोर्स स्टेशन रजोकरी कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। और बेसिकली इसे जो लॉन्च किया गया है वो भारत सरकार के एक स्कीम उड़ान के तहत लॉन्च किया गया है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। और इसकी जो इनॉग्रेशन की गई है वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह जी के द्वारा की गई है। ठीक है, बेसिकली इसे इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि अगर हम किसी भी एस्पेक्ट्स की बात कर ले, जैसे एयरफोर्स के एनालिटिक्स की स्पेस की बात कर ले, मशीन लर्निंग की स्पेस की बात कर ले, अगर कुछ उन्हें सीखना हो मशीन से रिलेटेड, या नेचुरल जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर हम एस्पेक्ट्स की बात कर ले, या न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात कर ले, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल करने के लिए इस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जुलाई 2022 को मनाया गया है? Which of the following day has been celebrated on 12 जुलाई 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड जूनोसिस डे, ऑप्शन बी अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ऑप्शन डी वर्ल्ड पेपर बैग डे। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए भी बता दूं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व जुनोस दिवस, ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस या ऑप्शन डी विश्व पेपर बैग दिवस। तो 12 जुलाई 2022 को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी जो है विश्व पेपर बैग दिवस, यानी कि वर्ल्ड पेपर बैग डे जो है अभी हाल ही में 12 जुलाई 2022 को इसे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और बेसिकली इसे इसलिए पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया है ताकि लोगों को पेपर बैग के यूज के बारे में जो है अवेयर किया जाए, यानी लोग जो है अब प्लास्टिक बैग्स का यूज लोग कम करें। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे भारत देश में जो है 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट के हार्मफुल के साथ साथ इंसानों के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है, तो इसीलिए इसे बैन कर दिया गया है। और इस दिन का जो है उद्देश्य और भी काफी ज्यादा हो जाता है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे भी है, और आपके आने वाले एग्जाम में इससे सवाल बन सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बचते हैं? जूट बैग्स और पेपर बैग्स। तो पेपर बैग डे यानी कि वर्ल्ड पेपर बैग डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है कब? 12 जुलाई को। और इससे सवाल बनने के आपके एग्जाम में चांसेस भी इसलिए है क्योंकि ये अभी जो है हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है।
तो आप इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे काफी अच्छे से जो है आप रिवाइज करके अपने एग्जाम में जाए। ठीक है। अगर हम वर्ल्ड जो है प्लास्टिक बैग डे की बात कर ले तो इस साल का जो थीम रहा है वो रहा है इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में सवाल इस थीम से जो है बन सकते हैं। तो सारे इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं जो है आप अच्छे से रिवाइज करते चले। ठीक है। अगर हम जो है पहले पेपर बैग मशीन की बात कर ले तो इसका इन्वेंशन जो किया गया था वो 1852 में किया गया था। एक अमेरिकन जो है फ्रांसिस ओल के द्वारा किया गया था। और बाद में 1871 में एक दूसरा पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग जो है मशीन का इन्वेंशन किया गया था मार्गरेट ई नाइट के द्वारा। ठीक है। तो काफी यहाँ पे आपको जो है पेपर बैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? Which airport is being built as India's first carbon neutral airport? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी देवघर हवाई अड्डा झारखंड, ऑप्शन सी लेह हवाई अड्डा या ऑप्शन डी जेवर एयरपोर्ट नोएडा। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी लेह एयरपोर्ट यानी कि लेह हवाई अड्डा। जी, इस हवाई अड्डा को जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। अगर हम इस हवाई अड्डे में जो है अगर बात कर ले कि ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे कैसे इसे बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस हवाई अड्डे में एक जो है एनर्जी के कन्वर्जन के लिए एक सिस्टम का यूज किया जा रहा है। इसे जियोथर्मल सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक है। इस सिस्टम में क्या है कि जितने भी जो है सोलर पैनल है उसके साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट के हीट है उसका भी अच्छे से कंसंट्रेटेड और यूज किया जा रहा है। यानी कि उनके हीट का एक्सचेंज किया जा रहा है वहां उस एयरपोर्ट पे हीटिंग या कूलिंग के लिए। तो इस सिस्टम का यूज करके इस एयरपोर्ट को अभी जो है कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन की जो प्रोडक्शन की अगर कैपेसिटी देखें तो काफी हद तक जो है आसपास के एरियाज में कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर इस प्रोसेस के मेन फीचर की बात कर ले तो बेसिकली जितने भी इन्वायरमेंट के एग्जिस्टिंग हीट है उसे कंसंट्रेट करके उसे यूजफुल बनाया जा रहा है इस एयरपोर्ट पे। यानी इस एयरपोर्ट पे जो हीटिंग और कूलिंग के जो भी वर्क्स होंगे वो बेसिकली इन्वायरमेंट के हीट और अर्थ के हीट को यूज करके यहाँ पे ये सारे के सारे वहां पे बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया है। वह एक डैश संगीतकार थे। यानी कि मोंटी नॉर्मन हु रोट द थीम ट्यून्स फॉर जेम्स बॉन्ड फिल्म्स हैड पास्ड अवे। ही वाज अ डैश कंपोजर। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी फ्रेंच या ऑप्शन डी स्पेनिश। जी, आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज कई सारे जो है सीरीज आ चुके हैं, आपने जरूर देख रखा होगा। उसकी जो थीम ट्यून है उस ट्यून के कंपोजर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम है मोंटी नॉर्मन। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंपोजर जो है ये किस देश के कंपोजर है, यानी कि ये किस यहाँ पे फील करना है कि वह एक डैश संगीतकार थे, कहाँ के संगीतकार थे। तो हमारे ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटिश। यानी कि ये ब्रिटेन के एक जो है बहुत ही फेमस कंपोजर रह चुके थे और इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। जेम्स बॉन्ड फिल्म जो है वो काफी फेमस फिल्म है, बच्चों से लेकर बड़े तक हम सबने ये मूवीज देखी है। इसमें जो थीम ट्यून है उसको डिस्कवर करने वाले यही हैं। इनका नाम है मोंटी नॉर्मन। जी, और इन्हें जो है सबसे पहले 1962 में प्रोड्यूसर अल्बर्ट ब्रोकली ने इन्हें हायर किया था इस म्यूजिक को कंपोज करने के लिए, थीम ट्यून को कंपोज करने के लिए। और ये सबसे पहले जो थीम ट्यून यूज किया गया था वो जेम्स बॉन्ड का सबसे पहला फिल्म था डॉक्टर नो, जो कि 1962 में रिलीज हुआ था। इसी फिल्म में इनके जो है थीम ट्यून को यूज किए गए थे और वो थीम ट्यून आज तक जो है जेम्स बॉन्ड के सारे सीरीज में यूज किए जा रहे हैं।
ठीक है। इन्हें कई सारे सम्मान भी मिल चुके थे, जैसे इवनिंग स्टैंडर्ड का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका था, ओलिवियर एंड आइवर नोवेलो का बेस्ट म्यूजिकल अवार्ड्स भी इन्हें मिल चुका था। साल था 1979 एंड 1981, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। संवर्धित वास्तविकता अनुभव से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? Which has become the first railway station in India to be equipped with augmented reality screens? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन बी हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन सी कटक रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी चारबाग रेलवे स्टेशन। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये कहां पे है? तो ये मुंबई में है। ठीक है। अभी जो है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है, ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जो कि पूरी की पूरी जो है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से ये अब लैस होगा। अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन की बात हम अगर बता दें, तो जब ट्रेन आने वाली होती है या पैसेंजर ट्रेन का वेट करते रहते हैं, तो वहां पे इनके लिए एक ऐसा वेटिंग लॉन्च बनाया गया है जहां पे ये ट्रेन के रियल टाइम को डिजिटाइज कर सकते हैं। यानी कि वहां पे एक ऐसे स्क्रीन दिए हुए हैं जहां पे ये स्क्रीन को स्क्रॉल करके ट्रेनों के टाइम देख सकते हैं, ट्रेनों में कितनी लेटें हैं या कौन सी ट्रेन में कितनी सीट अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज जो है इस स्क्रीन के माध्यम से ये फील कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उस स्टेशन पे खड़े होकर किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आप अगर फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पे आपके अगर हम बात कर ले टाइम पास करने के लिए, तो वहां पे कई सारे ऐसे स्क्रीन लगाए गए हैं जो आपको वर्चुअल वर्ल्ड का फीलिंग कराते हैं। जैसे आप जो है इस स्क्रीन के माध्यम से जो है एनिमल से मीट कर सकते हैं, या स्नोफॉल जो है देख सकते हैं, या कोई भी दुनिया का प्लेस जो है आप इस जो है स्क्रीन के माध्यम से विजिट कर सकते हैं। इसे ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो भी इससे रेवेन्यू जनरेट होंगे, उसमें जो सेंट्रल रेलवे के जो डेवलपमेंट का कार्य है उसमें और तेजी से किया जा सकता है। और साथ ही साथ इससे पैसेंजर को जो है काफी जो है इजी तरीके से टाइम पास भी हो जाएंगे, अगर उनके ट्रेन के टाइमिंग में अगर समय है तो। साथ ही साथ पैसेंजर्स कुछ फन भी कर लेंगे अपने वेटिंग पीरियड के दौरान में। तो अभी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, ये भारत का पहला ऐसा रेलवे टर्मिनल बन गया है जहां पे ये स्क्रीन जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स 2022 में भारत की भगवानी देवी ने एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। उनकी उम्र कितनी है? इन दी वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स 2022, इंडियाज भगवानी देवी हैज ओन 1 गोल्ड एंड 2 ब्रोंज मेडल्स। हाउ ओल्ड इज हर? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स, ऑप्शन बी 75 ईयर्स यानी कि 75 वर्ष, ऑप्शन सी 85 वर्ष यानी कि 85 ईयर्स, ऑप्शन डी 94 वर्ष यानी कि 94 ईयर्स। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी जो है 94 ईयर्स। जी, भगवानी देवी जिन्होंने भारत के लिए अभी 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल दिलाया है, इनकी उम्र जो है वो 94 ईयर्स की है। जी, ये 94 ईयर्स की भारत की एक धावक है जिन्होंने अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स 2022 में इन्होंने 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल जीता है, वो भी अलग अलग जो है इवेंट में। अगर हम इनके गोल्ड की बात कर ले, तो इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो 100 मीटर स्प्रिंट में जीता है। और कितने समय में जीता है? 24.74 सेकेंड्स, यानी कि इन्होंने जो है 100 मीटर के स्प्रिंट को कंप्लीट करने में 24.74 सेकेंड्स लिया है। और जो ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है वो शॉट पुट इवेंट में इन्होंने जीता है। काफी जो है आश्चर्यजनक इन्होंने जो है कारनामा किया है भारत देश के लिए। इतने उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने जो है इस उम्र में भारत को 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल दिला दिया है। अगर हम इस एथलेटिक्स की बात कर ले, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन जो है वो तेम्पेरे में किया जा रहा है। 29 जून से 10 जुलाई तक किया गया है। ठीक है।
और इस चैंपियनशिप में बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 35 इयर्स के एज या उससे ऊपर कितनी भी उम्र हो, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इस चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने हमारे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है कीर्तिमान रच दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जून 2022 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे घोषित किया गया है? Who has been announced as the ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉनी बेयरस्टो, ऑप्शन बी जो रूट, ऑप्शन सी डेरिल मिशेल या ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए जॉनी बेयरस्टो जी। इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जून महीने के लिए दिया गया है। जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर हैं, इन्हें जो है जून 2022 के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर का खिताब दिया गया है। और वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो साउथ अफ्रीका के मैरी जेनी कैप को यह खिताब से सम्मानित किया गया है। अगर हम जो है जॉनी बेयरस्टो की बात कर ले कि इन्हें खिताब जो है इनके किस परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है, तो पिछले महीने एक जो है न्यूजीलैंड के साथ जो है इंग्लैंड का मैच था, उस मैच में इनके जो परफॉर्मेंस थे वो काफी शानदार रहे हैं। इसी परफॉर्मेंस के आधार पे जो है इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जून महीने के लिए दिया गया है। और इस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब के लिए जो नॉमिनेटेड क्रिकेटर थे वो थे जो रूट थे और न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेरिल मिशेल थे, लेकिन बाजी जो है जॉनी बेयरस्टो ने मार ली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? Who had won the title of गिजोन चेस मास्टर 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रवीण एम थिप्से, ऑप्शन बी सप्तर्षि रॉय चौधरी, ऑप्शन सी डी गुकेश या ऑप्शन डी झा श्रीराम। सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी डी गुकेश जी। भारत के ग्रैंड मास्टर रहे डी गुकेश ने अभी हाल ही में गिजोन चेस मास्टर 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अगर हम दूसरे प्लेस की बात कर ले तो ब्राजील के ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर फेयर जो है ये दूसरे प्लेस पर हैं, यानी इन्होंने ब्राजील के ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर फेयर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और तीसरे प्लेस पे स्पेन के पेड्रो एंटोनियो गिन्स ने जो है ये स्थान हासिल किया है। और अगर हम इस चेस चैंपियनशिप की बात कर ले तो इसका आयोजन स्पेन के गिजोन में किया गया था और इसी के नाम पे इस चेस चैंपियनशिप का भी नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। डीसीजीआई ने निम्न में से किस कैंसर के इलाज के लिए भारत के पहले QHPV वैक्सीन को मंजूरी दी है? डीसीजीआई हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट QHPV वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लैडर कैंसर, ऑप्शन बी ग्रीवा कैंसर, ऑप्शन सी फेफड़ों का कैंसर या ऑप्शन डी गुर्दे का कैंसर। सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है हमारे ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर यानी कि ग्रीवा का कैंसर जी। अभी हाल ही में हमारे भारत देश में इस कैंसर के इलाज के लिए हमारे भारत देश में बना जो है वैक्सीन को डीजीसीआई द्वारा मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई यानी भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी जितने भी भारत में ड्रग्स वगैरह बनते हैं इनकी अथॉरिटी जो है इन्हीं के द्वारा दी जाती है पब्लिक में यूज करने के लिए। और जिस वैक्सीन को जो है अथॉरिटी मिली है, यानी जिस वैक्सीन को इस डीसीजीआई के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है QHPV जो कि सर्वाइकल जो है कैंसर के लिए यूज किया जाएगा, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। और इसे जो डेवलप किया गया है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर ले तो हमारे भारत देश में सर्वाइकल कैंसर जो है अब धीरे धीरे अपनी पांव पसारता जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 44 इयर्स की जो लेडीज हैं वो इस कैंसर का शिकार हो जाती हैं और इन कैंसर में ज्यादातर महिलाओं की जो है वो मौत हो जाती है। इसीलिए अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भारत में बनी जो है एक वैक्सीन को डीसीजीआई के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है
और इसकी क्लिनिकल ट्रायल भी कंप्लीट हो गई है। अब इसे जो है मार्केट ऑथराइजेशन के लिए ग्रांटेड कर दिया गया है, यानी कि अब इसे पब्लिक में यूज जो है किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the fastest Indian bowler to take 150 ODI wickets? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उमरान मलिक, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार या ऑप्शन डी मोहम्मद शमी। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद शमी। जी, सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी जो है ये भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने ये जो कारनामा किया है वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआई मैच के दौरान किया है। इन्होंने 150 विकेट जो है सबसे तेज जो लिए हैं वो कुल 80 मैचेस में लिए, ठीक है। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अजीत अगरकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड अजीत अगरकर के नाम था, जिन्होंने 150 ओडीआई विकेट्स लेने के लिए 97 मैचेस खेले थे, ठीक है। साथ ही साथ शमी जो है ये ज्वाइंट थर्ड फास्टेस्ट जो है ये बॉलर बन गए हैं 150 ओडीआई विकेट्स लेने वाले। किनके साथ? अफगानिस्तान के राशिद खान के साथ। यानी ये भारत के पहले ऐसे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। लेकिन अगर हम विश्व की बात कर ले तो ये राशिद खान के साथ जो है सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट्स लेने वाले ये थर्ड फास्टेस्ट बॉलर बन गए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप जो है यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे। और अगर आप जो है इसमें और भी रुचि दिखाना चाहते हैं, यानी कि आप और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको करंट अफेयर्स जो है अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वन लाइनर के रूप में आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, चाहे वीकली के रूप में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, चाहे डेट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं या कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, चाहे तो उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप क्विज भी लगा सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और टेस्ट से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है। हम वहाँ भी अलग अलग फॉर्म में इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। आप हमें वहाँ भी फॉलो, लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन होगी वो नोटिफिकेशन आपको इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।